आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई और बहनों, उस चैप्टर का नाम है कंपटीशन लॉ। बहुत ही खूबसूरत कानून है, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही सुंदर है। बस इसे नजर मत लगाना आप। बहुत ही खूबसूरत कानून। ध्यान देना बात बच्चों, प्लीज फोकस करना। आपके सामने स्क्रीन पे जो चैप्टर है उसका नाम है कंपटीशन लॉ। अब मुद्दा ये उठता है कि कंपटीशन के लिए लॉ बना है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए लॉ बना है, ये किस तरीके का कानून है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, हम ये समझेंगे ये कानून क्यों आया और इसके आने से आपको क्या फायदा हुआ, वो जरा समझते हैं। तो पहले हम एक स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं, एक बड़ी मजेदार कहानी समझते हैं और उससे फिर इस लॉ में आगे चलेंगे। बच्चों हुआ क्या कि जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, उनमें से एक ग्रुप जो है नीचे पहुंच जाता है। एक ग्रुप मतलब बच्चों का समूह, कार्टल, जत्था, ठीक है, नीचे पहुंच जाता है। और सपोज करिए हमने एक ग्रुप का नाम ले लेते हैं, ये गैंगवार ग्रुप, ठीक है। ये चार, ये जो बीच में बैठे हुए हैं, ये सब नीचे पहुंच जाते हैं। कितने खुश हो रहे हैं। अब सुनो, ध्यान दो मेरी बात पे। अब बच्चों ये क्या हुआ कि ये नीचे पहुंच गए और नीचे पहुंच के शॉपकीपर से कहने लगे, भैया एक एक ठंडा मतलब कोका कोला दे दो। तो इन्होंने एक एक कोका कोला ली 20-20 रुपए की और पी ली, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले दिन क्या हुआ, ये फिर पहुंचे शॉप पे, कहने लगे भैया एक एक कोका कोला दे दो। तो इन्होंने 5 दोस्तों ने क्या किया, 100 रुपए दिए और 5 बोतल ले ली। लेकिन अगले दिन शॉपकीपर ने कहा 100 रुपीज में एक ही बॉटल आएगी, 100 रुपीज में एक ही बॉटल आएगी। भाई उसमें से 5 में से एक दोस्त को गुस्सा आया, उन्होंने शॉपकीपर को ऊपर उठा दिया। उसने कहा भैया छोड़ तो सही, छोड़ तो सही, दिक्कत क्या है कि बात सुन, तेरा दिमाग खराब हो गया कि क्यों? कल हम 5 दोस्त आए और 100 रुपए में हमें 5 बॉटल तुमने दी, अगले दिन हम इसी शॉप पे आए, यही कोका कोला है और तुम हमें एक ही बॉटल पकड़ा रहे हो, 5 का कैसे गुजारा होगा इसमें? तो शॉपकीपर कहने लगा भैया मेरी बात सुनो, इंडिया के अंदर 2 बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी है और पहले अलग अलग थी लेकिन अब एक साथ हो गई हैं, जैसे कि पेप्सी और कोक। पहले इन दोनों के बीच में ह्यूज कंपटीशन था, इनके अपने अपने प्रोडक्ट्स थे, एक का माजा, एक का स्लाइस, एक का थम्स अप, एक का कोका कोला, एक का फेंटा, एक का मिरिंडा, इस तरीके से, एक का 7 अप और दूसरे का स्प्राइट। तो इन्होंने आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बना रखे थे। पर भैया रातों रात इनका क्या हो गया है, मर्जर हो गया, और मर्जर होने की वजह से इनकी मोनोपोली हो गई है। और अब तो इन्होंने क्या कर दिया है, 100 रुपए की बॉटल कर दी है। तो चाहकर भी मैं भैया कहाँ से दूंगा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरे को खुद ये 98 रुपीज़ की मिल रही है। तो 5 दोस्तों ने कहा चल ठीक है, जा तू जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन बच्चों अगली बात सुनना जरा ध्यान से। मुद्दा ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, ये जरा हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कारण था। तो इसकी वजह अगर हम देखें तो अब 5 दोस्तों ने वो अपनी कोल्ड ड्रिंक ले लिए, एक ही बॉटल लिए, भी पक्के थे पूरे, और इन्होंने पीनी स्टार्ट करी। 5 में से एक एक का नंबर आना था मुश्किल से, एक का लास्ट वाले का नंबर आया, उसने कोल्ड ड्रिंक मुंह में डाली और वापस कर दी। चारों खड़े देख रहे, भाई तूने ये क्या किया? यार आई एम वेरी सॉरी यार, ये झूठे हो गए, अब तुम पी नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा जा तू जी ले अपनी जिंदगी। दोनों ने स्ट्रैटेजी लगाई, कंपनीज ने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई और इनके दोस्त ने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई कि झूठी हो जाएगी तो सारी मैं ही पी लूंगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये दुख भरी कहानी आपके साथ क्यों हुई, इसकी क्या वजह थी? जहां कोल्ड ड्रिंक आपको 20 रुपए में बॉटल मिल रही थी, वहीं अब आपको 100 रुपए में बॉटल मिल रही है। हाउ इट्स पॉसिबल? इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? आप लोगों को हुआ है। हमारी सरकार चाहती है भाई और बहनों कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन रहे, और अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो इसका सबसे अधिक फायदा कंज्यूमर को होगा। इट मीन्स, कहने का मतलब है इंडिया के अंदर कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, कंपटीशन मेंटेन करने के लिए, और कंपटीशन खराब ना हो, अनफेयर एडवांटेज ना ले, इसके लिए हमारे देश के अंदर एक कानून आया जिसका नाम था कंपटीशन एक्ट 2002। लेकिन ऐसा क्या कि 2002 में ही हम जागे हैं?
क्या उससे पहले कोई कानून नहीं था? तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ, उससे पहले भी एक कानून था जिसका नाम था MRTP एक्ट। MRTP की अगर फुल फॉर्म, क्योंकि हमें ना सब कुछ पता होना चाहिए, यू आर डूइंग अ वेरी टॉप क्लास कोर्स, अ प्रोफेशनल कोर्स, एंड जो प्रोफेशनल बच्चे होते हैं उनको क्या क्यों बैकग्राउंड पास्ट सब पता होना चाहिए। जब तक आपके पास पास्ट हिस्ट्री नहीं होगी आपका चैप्टर का फ्रेमवर्क तैयार नहीं होगा। तो हमने कहा कि 2002 में तो हमारे सामने आया एक एक्ट जिसका नाम था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, लेकिन इससे पहले भी एक और कानून हुआ करता था जिसका नाम था बच्चों MRTP एक्ट 1969। इट मीन्स लगभग जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ ये एक्ट पिक्चर में आ गया, जैसे हमें थोड़ा होश मिली है ना लड़ाई वड़ाई दंगों वंगों से। MRTP एक्ट का ऑब्जेक्ट था इंडिया के अंदर मोनोपोलीज क्रिएट ना करने देना। ठीक है, क्या क्रिएट ना होने देना? मोनोपोलीज। मैं बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर समझाऊंगी, बस जरूरत है ध्यान से सुनने की। पहले चैप्टर का बेस क्रिएट करूंगी, और जैसे कि आप जानते हो हमारी बुक अपने आप में ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है। इसके अंदर क्रक्स भी है, इसके अंदर समरी भी है, इसके अंदर डायग्राम्स भी है, इसके अंदर आपके कंपैरिजन टेबल है, इसके अंदर प्रैक्टिकल केस स्टडी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या नहीं है, जो बच्चे को चाहिए सब कुछ है। अगर उसी के साथ साथ आपका बेस भी अच्छा बन जाता है, कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं, तो आप 100% अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब सुनिए जरा, आप मुझे बताइए कंपटीशन एक्ट से पहले कौन सा कानून था? दैट इज टू बी MRTP एक्ट। MRTP एक्ट कर क्या रहा था? MRTP एक्ट ने साफ साफ बोला था कि मैं मोनोपोलीज जो है मोनोपोलीज क्रिएट होने नहीं दूंगा। भैया हुआ क्या, हम फिर 1991 में पहुंचे, और 1991 में जब पहुंचे तो हम बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी बातें। हमने कहा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। What I mean by the globalization, all over world is working as a single family, Vasudhaiva Kutumbakam। ओहो, कि हाँ हमने कहा आप हमारे देश में आइए, हम आपके देश में जाएंगे, हमारे व्यापारी आपके यहाँ व्यापार करेंगे, आपके व्यापारी हमारे यहाँ व्यापार करेंगे। इट मीन्स इससे हमने रिझाने की कोशिश करी और हमने अपने बैरियर्स ओपन कर दिए, हमने गेट खोल दिए। हमने कहा वेलकम इन इंडिया, आप आइए हमारे देश में और आकर बिजनेस करिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहने लगी तुम्हारा दिमाग में कमी है क्या? कि क्यों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहने लगी एक्ट देखना क्या है। एक्ट पता क्या कह रहा है कि आप मोनोपोलीज क्रिएट नहीं होने दोगे। ये तो किसी भी तरीके से सूट ही नहीं कर रहा आपकी LPG पॉलिसीज को। तो हम कहने लगे जी क्या करें? रिप्लेस करो इसे, रिप्लेस करो इसे। कि किससे रिप्लेस करें? न्यू एक्ट से। So MRTP is replaced by a new act that is to be Competition Act 2002। अब मुद्दा ये उठता है कि कंपटीशन एक्ट क्या कहता है? कंपटीशन एक्ट ने ये कहा कि आप जब भी कभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके से, मैं एक शब्द बोलूंगी, शब्दों पे ध्यान देना, मजा आए तो वाह वाह जरूर करना, कि शब्द शब्द करे सब कोई। बोलिए वाह वाह, इरशाद इरशाद। कि शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल न भाव, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। अब तो बोल दो वाह वाह, इरशाद इरशाद। अब सुनिए, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूं। इन्होंने कहा कंपटीशन एक्ट का पूरा पूरा फोकस था कि हम एक चीज पे फोकस करेंगे। हमने कहा जी बता दो, क्या बता दो? वो है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया। मैंने ये शब्द बोला, फिर से बोलती हूँ, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया। इस पे इन्होंने रोक लगाई। शॉर्ट में इसे बोलेंगे AAECI। एप्रिशिएबल मीन्स एट अ लार्ज एक्सटेंट, एडवर्स मीन्स अ नेगेटिव, इफेक्ट किसके ऊपर? कंपटीशन इन इंडिया। इस एक्ट का यही मेन उद्देश्य है कि मैं हिंदुस्तान के कंपटीशन के ऊपर किसी भी तरीके का एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं आने दूंगा। हमने कहा एक बात बताओ, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए CS हमें क्या जरूरत है इस कानून को पढ़ने की? बच्चों मैं आपको बता देती हूं, एक ऐसा भी समय रहा है जब आपका ये सिंगल एक्ट पता है कितने नंबर का आता था? बता सकते कोई बच्चा कितने नंबर का? 25 मार्क्स अ सिंगल चैप्टर। 25 नंबर में एक चैप्टर आता था, और मैं उसी लय और उसी सुर और उसी ताल से आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसका रोल CS प्रोफेशनल में भी है।
अब सुनना ध्यान से, इट मीन्स कॉम्पिटिशन एक्ट ने किस चीज को कर्ब किया? दे आर कर्बिंग द एप्रिशिएबल मीन्स एट अ लार्ज एक्सटेंट। एप्रिशिएबल अगला वर्ड क्या यूज किया? एडवर्स मीन्स नेगेटिव इफेक्ट कॉम्पिटिशन इन इंडिया। इन क्या बोला इन्होंने? इन इंडिया। हमने कहा कि आप ये बताइए मैम, हम सीएस स्टूडेंट, हमें ये चैप्टर इतने डिटेल में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? और आईसीएसआई हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है एज ए सीएस प्रोफेशनल, और इंडस्ट्री हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, ये भी मैं जरा लिंक करती हूं क्योंकि ये पता होना बेहद जरूरी है। इस एक्ट के अंदर एक बात लिखी हुई है कि भैया जब भी कभी दो कंपनी आपस में मर्ज होंगी, सुनना ध्यान से, जो बच्चा मेरी क्लास सुन भी लेगा ना ध्यान से, आधा क्वेश्चन वो आधे 50% क्वेश्चन बिना लर्न करे सॉल्व कर देगा, ये मेरा वादा है। सुन भी लेगा अगर ध्यान से। फिर से सुनो, हमने कहा जब भी कभी कंपनी, आप दो कंपनी आपस में क्या होंगी? मर्ज होंगी, मर्जर होगा। तो ये एक्ट कहता है कि मर्जर तभी होगा जब कंपटीशन एक्ट के तहत आप अप्रूव करा लोगे। हमने कहा हमारा तो काम है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करना, मर्जर अमालगमेशन एंड ऑल दैट। तो इन्होंने कहा कि इस काम को आप तभी अंजाम दे सकते हो, यू हैव टू टेक अ प्रायर अप्रूवल अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। हमने कहा किसके पास जाना पड़ेगा? कि सुनो कि क्या कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है और उनका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बताया जरा बताना? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। Competition Commission of India is a regulatory body which is to be constituted under the Competition Act 2002 and जितने भी professionals have to take a prior approval before the merger। अब मर्जर से दो कंपनी अगर आपस में मर्ज हो रही है तो उससे पहले आपको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रोल समझ में आपका क्या है? क्योंकि मर्जर अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन टेक ओवर वट एवर बी, CS प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वंडरफुल रोल इन कंप्लायंसेस। ओके नाउ, अब मैं जरा आगे थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चल रही हूँ और आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मर्जर का नुकसान क्या होता है, मतलब लाइक क्या, मतलब क्या इफेक्ट होता होगा या लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता होगा। जैसे इस एक्ट ने ये कहा कि हम तुम्हें आपस में मर्ज होने से नहीं रोक रहे। सुना ध्यान से, MRTP तो रोक ही रहा था, वो तो कह रहा था मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, हम मर्जर होने ही नहीं देंगे। कंपटीशन एक्ट ने कहा ना, मैं नहीं मना कर रहा, हो जाए मर्जर, लेकिन अगली बात आप पूरी करोगे, इस मर्जर से इंडिया में कंपटीशन के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट हो गया तो क्या होगा? तो इस एक्ट के तहत यह भी बोला है कि वो मर्जर खत्म कर देंगे, हम दोनों की स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहां तक की पावर है, यहां तक की पावर है बच्चों। ये तो मैंने आपको मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, CS के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। जैसे मान के चलिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर इंडिया के अंदर सारी की सारी साबुन वाली जो कंपनी है जिससे नहाते हैं, सोप जो होती है, हमाम है, डव है एंड फियामा डिविल्स, जो भी लक्स है, लाइफ बॉय है, सारी कंपनी एक साथ मिल जाती हैं और अब उनकी एक साबुन जो है स्टार्टिंग प्राइस 300 रुपये हो जाता है। भाई कैसे पॉसिबल होगा? दिक्कत हो जाएगी ना। तो अब क्या करती हैं, जिनके घरों में ज़्यादा बच्चे हैं, एक बच्चे को साबुन से नहलाया, उसमें टप में डाला, निकाल लिया, फिर दूसरे को डाला, उसमें से निकाल लिया, तीसरे को डाला, उसमें से निकाल लिया। क्यों भैया? साबुन बड़ी महंगी है। तो इट गिव्स अ नेगेटिव फैक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही मर्जर अप्रूव किया जाता है और कई बार तो मर्जर अप्रूव नहीं भी किया जाता। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब हमने कहा ये बताइए और क्या, कि और इन्होंने कहा देखो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, क्योंकि देखो आज की क्लास जो होगी ना उसमें मैं आपको टर्म्स सिखाऊंगी, मतलब चैप्टर का बेस क्रिएट करूंगी और चैप्टर का बेस अगर आपका बन गया तो जब मैं सेक्शन पढ़ाऊंगी ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाओगे। ओके, तो जरा तसल्ली से सुनिए, मैंने आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए आपको यहाँ से कुछ ही दूरी पर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मॉल है, V3S मॉल, आपको वहाँ पे घूमने जाना है और आप अपनी सहेला जो भी है उनके साथ मिलके, फ्रेंड्स के साथ मिलके V3S जाना चाहते हो। आप नीचे पहुँचे, आपने रिक्शा वाले भैया से बोला भैया हमें V3S जाना है,
उन्होंने कहा कितने रुपए? 50 रुपए। अब आप बोले कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं है आपके, 50 कुछ ज़्यादा ही नहीं ले रहे, 40 लेने हैं ना? कोई बात नहीं। आप फिर दूसरे वाले रिक्शे वाले के पास पहुंचे, भैया हमें V3S मॉल जाना है, कितने रुपए? 50। यार अजीब इंसान है। फिर आप तीसरे वाले के पास पहुंचे, भैया V3S मॉल जाना है, कितने रुपए? बोला 50। आप जिसके पास भी जा रहे हो वो एक ही बात बोल रहा है, 50। इसका मतलब इन्होंने कार्टेल बना लिया। मैंने एक वर्ड यूज किया, कार्टेल। क्या वर्ड यूज किया जरा बताना सारे बच्चे, क्या वर्ड यूज किया? कार्टेल। कार्टेल भाई सब कई तरीके के हो सकते हैं, कई तरीके के कार्टेल हो सकते हैं। कार्टेल पर भी रोक है इस एक्ट में, क्योंकि उससे भी कंज्यूमर का नुकसान है। कैसे नुकसान है? मान के चलिए हमें दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट में जाना है, हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्राइस चेक किए। ऑलमोस्ट कंपनीज के प्राइस देखो कैसे है, 5150, 5250, 5300, 5199, 5000, 4999। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? कार्टेल। उन्होंने जत्था बना लिया कि इससे कम तो हम करेंगे ही नहीं। नोटिस आ जाता है तुरंत एयरलाइन कंपनीज पे, हैव टू क्रिएट अ कार्टेल। प्राइस कार्टेल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ओके। अब प्राइस कार्टेल के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल कार्टेल हो सकता है भाई और बहनों। अब ये टेक्नोलॉजिकल कार्टेल क्या होता है, मैं जरा आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ, और मैं ये भी बताती हूँ कि इसका नुकसान क्या हो सकता था। सुनना जरा ध्यान से। मान के चलिए जैसे कि आप जब बहुत छोटे बच्चे होंगे, आपने तो फ़ोन देखे भी नहीं होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। मेरी लाइफ में ही जब मैं छोटी थी तभी फ़ोन आए थे, 2008-9 के आसपास थोड़ा फ्लो बना था। तो उससे भी जब मैं बहुत छोटी थी तो उस समय एक फ़ोन आया था नोकिया 6600, और उसे बोलते थे नोकिया 6600। और उसमें एक खास फीचर आई थी बच्चों कि उससे फ़ोटो क्लिक हो जाता था, और उसको फ़ोटो का जो क्लिक करने का जो फोटो आता था वो देखने में बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आपका आधार कार्ड पे आता है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन लोग तब भी खुश थे, एटलीस्ट फोटो तो कैप्चर कर रहा है। उसमें नीचे हाफ में कीपैड था, हाफ में उसका स्क्रीन था। नोकिया 6600 के नाम से था। जो बच्चे नए नए कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, वो मतलब खरीद रहे थे। ब्लैकबेरी भी काफ़ी चला, ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर नोकिया तो खैर अब इस दुनिया में रहा नहीं, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। नोकिया के जाने के पीछे की वजह है अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड ना करना और शिफ्ट ना करना। इसीलिए घमंड किसी काम का नहीं होता, और रिडंडेंट चीज़ें कभी भी खत्म हो सकती हैं। सबसे जल्दी इंसान का पतन पता है कब होता है? मतलब एक इंसान ऊपर जाके नीचे कैसे गिरता है मैं बताती हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है जब वो ये सोच लेता है ना बस मैं ही हूँ। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर मैं आई है वो खत्म हो गया है। ये मैं आपके फ्यूचर के लिए भी बता रही हूँ। इसलिए घमंड कभी भी किसी चीज का नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर एक बात बोली जाती है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। रावण का भी घमंड नहीं रहा, जो इतना ज्ञानी था, पंडित था, बस एक ही चीज थी उसके अंदर खराब, दैट इज टू बी घमंड। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर घमंड आया है भगवान ने उसका चूर चूर किया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितने ज्यादा तुम आगे बढ़ो उतने डाउन टू अर्थ रहिए। तो भगवान बोलता है कि औकात में है, जब भी औकात से बाहर उड़ोगे वो आपके पर काट देगा। ये नियम है उसका, कुदरत का नियम है, ये वो काट देगा वहीं के वहीं, फिर वहीं रुक जाओगे। तो इसीलिए हमें हमेशा बहुत लिमिटेड और तरीके से, जैसे कुछ बच्चे नहीं होते एग्जीक्यूटिव क्लियर करके हवा में उड़ने लगते हैं, फाइनल ही नहीं होता, फाइनल होता ही नहीं, फाइनल में फंस जाते हैं और इतने बुरे फंस जाते हैं फिर एक बीमारी हो जाती है डिप्रेशन, क्योंकि उन्होंने सोचा हम तो अत्ते खाओगे भाई, हमसे ऊपर तो कोई है नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, चाहे CS बन जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हमेशा एक पॉलिसी ध्यान रखना, ये सोचना कि अभी मेरे से ऊपर बहुत दुनिया है और मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, बाकी के सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इंसान के अंदर अलग अलग तरीके का नशा होता है। आपने शायद एक ही तरीके का नशा सुना है कि कोई ड्रिंक कर लेता है तो उसका नशा होता है, वो तो उतर भी जाता है, वो तो रात में उतर भी जाता है। लेकिन कुछ नशे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं उतरते और इंसान को खत्म करके ही उतरते हैं। जैसे सत्ता का नशा, बहुत किसी किसी को सत्ता का नशा हो जाता है, किसी किसी को ज्ञान का नशा हो जाता है। जैसे आपको ज्ञान का नशा हो सकता है, क्योंकि आप ये सोच सकते हो अरे यार मैं भाई सब मैं LODR, ICTR, DIP रेगुलेशंस, ये वो
मैं बहुत ज्ञानी हूं। जिस दिन आपको नशा हो गया आप खत्म। इंसान को अपनी जवानी का नशा हो जाता है, जैसे किसी को भी मारने पीटने दौड़ना, एकदम से ऑल ऑफ सडन एकदम गुस्सा हो जाना, कुछ भी कह देना। इस तरीके की गलत बिहेवियर्स और चीजें जो हैं हमारी जिंदगी में जहर घोल देते हैं। तो इन सब चीजों से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। अब मैंने आपको यहां पे बताया कि आपने फोन में देखा, आज के डेट में अगर किसी लड़की का फोटो भेजा जाता है देखने के लिए कि भाई ये लड़की है, तो विश्वास नहीं करते, क्योंकि पता है कि कैमरा इतना सुंदर पिक्चर उसका बना देगा, कैटरीना कैफ भी फेल हो जाएगी। यस और नो? तो इसी वजह से ये क्यों हो पाया। आज के डेट में आपने देखा होगा, जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कैमरा ले जाते ही नहीं है, और जिन्होंने खरीद रखे ना उनके घर पे रखे हुए हैं, कैरी नहीं करता कोई। क्यों? क्योंकि फोन में इतने सुंदर फोटो शूट हो जाता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, जितनी भी फोन की कंपनीज है, चाहे एप्पल है, सैमसंग है, वो है, ओप्पो है, वट एवर भी द फोन कंपनीज, अगर वो सब एक साथ मिल जाए और वो ये कहें कि अब इसके बाद हमें कोई भी 1 रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, आपस में एक कार्टेल बना लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजिकल कार्टेल। क्या वर्ड यूज किया मैंने? टेक्नोलॉजिकल कार्टेल। इट गिव्स अ नेगेटिव इंपैक्ट टू द कंज्यूमर्स। व्हाई? बताइए क्यों पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट? इसलिए पड़ेगा कि अब जो आज के डेट में हम इतने अपडेटेड और इतनी फर्स्ट क्लास जो आपकी फोन की फीचर्स एंजॉय कर रहे हैं वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी फोन में नहीं होगा, सबने कार्टेल बना लिया। तो इसको भी कंपटीशन एक्ट के तहत स्टॉप किया जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो कार्टेल प्राइस का हो सकता है, कार्टेल टेक्नोलॉजी का हो सकता है, और अगली बात सीधा तुम्हारी ओर इशारा करती है। मान के चलिए एक कार्टेल बन गया, नॉर्थ इंडिया के टीचर, साउथ इंडिया, ईस्ट वाले, वेस्ट वाले, भाई अपना अपना एरिया डिफाइन कर लिया। ना तुम हमारे एरिया में आओगे, ना हम तुम्हारे एरिया में जाएंगे। तुम अपने एरिया के बच्चों को पढ़ाओ, हम अपने एरिया के बच्चों को पढ़ाएंगे। तुम भी कंपनी लो के 50,000 लो, हम भी कंपनी लो के 50 लेंगे। तुम भी एग्जीक्यूटिव की पूरी फीस 1 लाख लो, हम भी 1 लाख लेंगे। बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बताओ, जिस भी कोचिंग में जा रहे हैं पैसे सेम है, जिस भी कोचिंग में जा रहे हैं पैसे सेम है, इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? स्टूडेंट्स पे। तो इसीलिए कंपटीशन का नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। अगर कंपटीशन खत्म हो जाता है तो खत्म होने की वजह से जो कंज्यूमर है उसको अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देती हूँ। आज के डेट में 10 से 12 लाख रुपए आप खर्च करिए, 16 लाख रुपए आप खर्च करिए, एंड यू एंजॉय आ एक्सट्रीम फीचर्स ऑफ कार। आपको एक से एक गाड़ी 10 से 15 लाख के बीच में मिल जाती है, जिसमें बैठने के बाद सारी लग्जरी होती है, सारी एक्स्ट्रा जो कभी ऑडी बीएमडब्ल्यू में फीचर्स आती थी ना, वो आजकल नॉर्मल कार्स में भी आ रहे हैं। चाहे वो ऑटो गियर के फीचर्स हो, चाहे वो ऑटो स्टार्ट के फीचर्स हो। ये ऑटो वाला सिस्टम था पहले। इसके लिए आपने शायद बहुत सारे बच्चों ने नाम भी सुना होगा, पजेरो कार आती थी, पजेरो, है ना। इस तरीके की कार्स में ये सब फीचर्स नजर आते थे। आज की डेट में 15-16 लाख रुपए खर्च करो, अच्छी फीचर्स मिल जाती हैं। हाउ इट्स कम पॉसिबल? ड्यू टू द कॉम्पिटिशन इन ऑटोमोबाइल्स। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ह्यूज कॉम्पिटिशन है, इसीलिए मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम फीचर्स यू एंजॉय। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन एक्ट से फायदा क्या है, क्योंकि ये कंपटीशन क्रिएट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि मैम एक बात बताइए, जैसे अभी जियो आया था तो मैम उसकी तो मोनोपोली हो गई थी, है ना। आपके दिमाग में सवाल आया नहीं शायद। तो मैम जियो को कैसे अलाउड किया? उसकी वजह से तो बाकी की कंपनीज पे बड़ा असर पड़ा था, उसको क्यों अलाउड किया? सोच के बताइए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप सोच सकते हो। 1 मिनट का टाइम है, आप सोच सकते हो।
नहीं लाई? आपकी आपकी बुक कहाँ है? प्रिंट निकलवा लिया? ठीक है। आपकी बुक कहाँ है? आपकी? हाँ, कहाँ है? है नहीं आपके पास? बुक आपने प्रिंट निकलवा लिया? ठीक ठीक। हाँ जी बच्चों, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना प्लीज। आपने देखा अभी हमने जियो की बात करी, तो ऐसी क्या वजह थी कि हमारी जो जियो कंपनी है उसको अलाउड किया गया? इसके पीछे का क्या रीजन था? इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जियो से कंज्यूमर को नुकसान नहीं हुआ है। बताइए, क्या जियो आने से आपको कोई लॉस हुआ है? बल्कि उल्टा क्या हुआ है? फायदा। इसीलिए उनको डिसअप्रूव नहीं किया। और कंपटीशन एक्ट का नारा क्या है? वो किसको स्टॉप करता है? एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया। ठीक है बच्चों, वो किसे रोक लगा रहा है? दैट इज टू बी एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया। बेटा एग्जॉस्ट बंद करो, एसी चल रहे हैं तो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अंदर एसी चल रहा है, वैसे एग्जॉस्ट चला रहे हैं। ये बंद कर दो, ये वाला। चलिए जी, अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। इट मीन्स इस एक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें डिफरेंट तरीके के सेक्शंस होंगे जिसमें हमें कैप्चर करना है। अब आप अपना पेज नंबर निकाल सकते हो 150, पेज नंबर 150। कंपटीशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? वॉज टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, प्रोटेक्ट, किसके प्रोटेक्शन की बात कर रहा है? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कंज्यूमर से कनेक्टेड कितने एक्ट हमने देखे? देखो, कंज्यूमर से कनेक्टेड पहला एक्ट सुनो, कंज्यूमर से कनेक्टेड पहला एक्ट सुनना ध्यान से। जो कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक हो गया। दूसरा, जो कमोडिटीज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एट अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस, उसका नाम क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। आगे सुनो, हम जब भी कभी कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर जो प्राइस लिखे होते हैं उससे कम का प्राइस, उससे ज्यादा प्राइस हमसे चार्ज नहीं किए जाते, उसके ऊपर क्वांटिटी मेंशन होती है। प्लस कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हम बिग बाजार में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे जो हम सामान लेते हैं, जैसे सपोज करिए हमने शुगर का कोई पैकेट लिया, तो वो ऑलरेडी हमारे सामने नहीं, पहले से ही पैक था, तो उसमें इस चीज की क्या श्योरिटी? अगर उसके ऊपर 5 किलो लिखा है तो 5 किलो ही होगा, क्योंकि उसके लिए नियम है बच्चों, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ओके, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अगर कोई प्री पैक्ड कमोडिटी है, प्री पैक्ड का मतलब है कि आपके एब्सेंस में जो पैकिंग हुई है उसके ऊपर जो लिखा हुआ होगा जितने केजी उतने केजी ही है वो, और इस चीज की श्योरिटी, इस चीज की प्रोटेक्शन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट देता है। इवन जितने भी बिग बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकान, ये जो भी होते हैं, अगर वहां पे कोई सामान ऐसा है जिसके ऊपर ये चीज मेंशन नहीं है, पैक्ड है, खाली पन्नी उसके ऊपर प्रिंट नहीं है, तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अगर उनके यहाँ पे छापा लगता है तो उनको सजा दी जाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो प्री पैक्ड कमोडिटी दे रहे हो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करोगे मैक्सिमम क्वांटिटी, प्राइस, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है, सब चीजें। ये कंपलसरी है, ये डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है। तो कितने एक्ट हो गए जरा बताना? पहला कंज्यूमर एक्ट, दूसरा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तीसरा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। उसी के साथ सुनिए, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रियल एस्टेट में कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है रेरा। क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्टर के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी। ठीक है, और यहां पे हमने ओवरऑल कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए, इनडायरेक्टली बेनिफिट देने के लिए क्या है? कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े स्टेप बाय स्टेप। स्ट्रक्चर समझ में आ गया चैप्टर का? अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है चैप्टर में से, सिर्फ आपको समझाया है। अब हमने कहा इस एक्ट को जब पिक्चर में आया था तो किसको रिप्लेस करके आया था? दैट इज टू बी MRTP एक्ट। और यहां पे एक वर्ड भी यूज किया इन्होंने, क्या वर्ड यूज किया जरा बताना? ग्लोबल प्रैक्टिसेस ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। टू ऑपरेशनलाइज द एक्ट, द कॉम्पिटिशन एक्ट
वॉज एस्टेब्लिश एज प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी। बताइए प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी इस एक्ट के तहत कौन है? दैट इज टू बी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं? CCI। क्या बोला हमने? फिर से बताइए, CCI। Several rules and regulation have been framed under the act to deal different aspects such as combinations। जैसे कि मैंने बताया क्या, मर्जर है, एक्विजिशन है, पेनल्टी, सेटलमेंट, प्रोसीजर, ये तमाम चीजें आएंगी। अब बच्चों हम इसके अंदर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चैप्टर के अंदर स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे। जैसे कंपटीशन एक्ट की अगर हम बात करें, इज द मेन लॉ गवर्निंग कंपटीशन इन इंडिया। कंपटीशन को जो रेगुलेट करता है वो मेन लॉ जो है दैट इज टू बी कंपटीशन एक्ट 2002। CCI इज रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। मल्टीपल रूल्स है कॉम्बिनेशन एग्जाम्पशंस को लेके। फिर उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल लाइक वोडाफोन एंड आइडिया मर्जर एंड गूगल पेनल्टी हाईलाइट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का मेन उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट देखिए, इस एक्ट का मेन उद्देश्य है दैट इज टू बी फेयर। फेयर क्या वर्ड यूज किया? फेयर कंपटीशन, कंज्यूमर के राइट की प्रोटेक्शन एंड किससे रोक लगाना? प्रिवेंट करना, मार्केट को क्या ना करें? एब्यूज ऑफ मार्केट पावर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़े धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। चलिए अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए, हमें इस कानून की जरूरत क्या पड़ी, मतलब इसकी नीड क्या थी? तो इन्होंने कहा देखो एक बात सुनो, आजकल प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस ओपन हो गया है, तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर जो है कंपटीशन होना ज़रूरी है, एफिशिएंसी आती है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या फ़ायदा होता है? कंज्यूमर का वेलफेयर, अनाप शनाप पैसे चार्ज नहीं करेंगे, ऑफरिंग अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ लोअर प्राइस। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही रहती है। दूसरा क्या मेंटेन होती है? ट्रांसपेरेंसी। इससे क्या रिड्यूस होता है? करप्शन, लॉबिंग एंड रेंट सीकिंग, वाइडर पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और प्रोविजन की तरफ चलेंगे, जैसे कि सबसे पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये देखिए, जो मैंने आपको जिस चीज़ की शुरुआत करी थी, वो ज़रा देखिए। इंडियाज कॉम्पिटिशन रिजाइम इन 2 फेसेस। क्या क्या जरा बताना? प्री 1991 एंड पोस्ट 1991। 2 चीज़ें इन्होंने बताई, वन इज अ प्री 1991 एंड सेकेंड वन इज अ पोस्ट 1991। प्री में देखिए क्या कहता है? स्टेट कंट्रोल्ड, प्रोटेक्शनिस्ट, लो कंपटीशन, लो एफिशिएंसी। क्योंकि कानून कौन सा था जरा बताना? MRTP एक्ट। पोस्ट किस पे फोकस कर रहे हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। MRTP एक्ट 1969 फोकस्ड ऑन मोनोपोली कंट्रोल। क्या वर्ड यूज किया जरा बताना? मोनोपोली, बट फेल टू एड्रेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मॉडर्न कॉम्पिटिशन नीड्स। आगे देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे भी रोक लगाएंगे, न्यू कंपटीशन की भी हम बात करेंगे। अब इसके अंदर इसको आपको याद करना है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट? एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? एक्ट क्या चाहता है? एक्ट का मेन उद्देश्य क्या है? एक्ट की चाहत क्या है? तो यहां पे इन्होंने फर्स्ट बोला प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना जो क्या कर रहे हैं? एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट ऑन किसके ऊपर? कंपटीशन। मतलब हम कह सकते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस को क्या करना? बोलो जल्दी से। ऐसी प्रैक्टिसेस को क्या करना? स्टॉप करना। ऐसी प्रैक्टिसेस को क्या करना? स्टॉप करना। स्टॉप करना मतलब रोक लगाई जाएगी, जिससे क्या हो रहा है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया। मैं कह सकती हूँ, क्या मैं कनेक्ट हो सकती हूँ आपके साथ? कार्टल को बैन करना, यस और नो? बताइए जल्दी से, क्या कार्टल पे रोक लगाई जाएगी कि आप कार्टल नहीं बना सकते? क्योंकि कार्टल से कंज्यूमर के राइट अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो प्राइस कार्टल हो, चाहे वो जोग्राफिकल बेसिस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल कार्टल हो, व्हाटएवर भी। आगे देखिए, दूसरी बात इन्होंने किस चीज़ की बोली? प्रमोशन की।
प्रमोशन एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट, और नेक्स्ट इज अ प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या बोला इन्होंने, इंटरेस्ट, एंड नेक्स्ट इज अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो 3P एंड ट्रेड, 3P और T है यहाँ पे, 3P और T, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस, प्रमोट सस्टेन कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। आगे चलते हैं, यहां पे कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होंगे जो एंटी हैं। एक तो क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। एंटी मतलब जो कंपटीशन के अगेंस्ट है, जो कंपटीशन के विरुद्ध है, ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। प्लीज ध्यान देना, जो एग्रीमेंट कंपटीशन के खिलाफ है, ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, मान के चलिए गवर्नमेंट का कोई टेंडर है, ठीक है, और वो टेंडर आ चुका है। अब वो टेंडर क्या है कि उस टेंडर से बिडिंग होगी। तो हमें पता है कि हमारी सिटी में 4 बड़े टेंडर हैं, 4 बड़े ऐसे प्लेयर हैं जो बिड करेंगे। हमने चारों के साथ एग्रीमेंट करके सेटलमेंट कर लिया, हमने उनके साथ पैसे पे किए और उनसे बोला तुम हमारे खिलाफ बिड नहीं करोगे, तो हम अपनी मनचाही बोली लगाएंगे और उस पर टेंडर को लेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब बताओ ये एग्रीमेंट कैसा है, बोलिए इस एग्रीमेंट को, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या ये कंपटीशन खत्म हो रहा है? जब एक दूसरे के खिलाफ बोली ही नहीं लगेगी तो कंपटीशन तो खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का जो टेंडर है वो कम पैसों पे आपने ले लिया, क्यों? क्योंकि आपने पहले से क्या साइन कर लिया, एग्रीमेंट, और दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर थे उनको पैसा खिला दिया। तो इसे क्या बोला जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। क्या बोलेंगे इसे, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट्स को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, मर्जर रेगुलेशन मैंने आपको बताया है, क्योंकि मर्जर होने से, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर पेप्सी और कोक एक साथ मिल जाते हैं, मतलब पेप्सी और कोक का मर्जर हो जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, कंज्यूमर को। क्यों? क्यों? ऑब्वियस सी बात है, पहले जो 5 बॉटल्स पी रहे थे अब एक ही से काम चलाना पड़ेगा, तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आगे देखिए, अब इस चैप्टर को पूरे को समझ लो। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में तो डेफिनेशंस आएंगी, और इस चैप्टर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, इस चैप्टर के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, कुछ अच्छा कौन से एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट किया जाएगा आप बता सकते हो? वेरी गुड, कौन से एग्रीमेंट बैन होंगे? जो एंटी हैं, किसके, कंपटीशन के, या फिर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब पता है क्या होता है, कि आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि अगर आप पॉलिसीज चेंज करोगे तो आपकी वजह से आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स को भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कौन देके बताएगा, एग्जाम्पल देके बताओ, कौन बच्चा बताएगा? टेलीकम्युनिकेशन में एग्जाम्पल दो, जियो। अगर जियो अपने प्लान्स में चेंज करेगा तो बाकी कंपनीज को भी अपने प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी पोजीशन में है, वो डोमिनेंट पोजीशन में है। अच्छा, ये कानून डोमिनेंट पोजीशन के लिए मना कर रहा है या डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल के लिए मना कर रहा है? बस जो बच्चा इस बात को समझ गया ना, उसका चैप्टर क्लियर हो गया। ये आप समझ लीजिए, जिसने ये चीज समझ ली उसे चैप्टर का थीम समझ में आ गया। वो ये नहीं कह रहा कि आप डोमिनेंट पोजीशन में नहीं हो सकते, वो डोमिनेंट पोजीशन को बोल ही नहीं रहा, वो कह रहा है डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज नहीं करना है। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? एब्यूज, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, गलत इस्तेमाल पे रोक लगाई है। अगर हम उसे डोमिनेंट पोजीशन में ही नहीं आने देते तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो कंपटीशन क्या, फिर तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसे पोजीशन भी नहीं मेंटेन करने दे रहे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? आगे चलते हैं। आगे कहा, इस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है? रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज टू बी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? CCI। कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ CCI, सिलेक्शन कमेटी फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ CCI, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर जनरल, पेनल्टीज हैं, ये पूरा पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद कंपटीशन एडवोकेसी, अकाउंट्स, ऑडिट, फिर ट्राइब्यूनल और मिसलेनियस प्रोविजन। अब धीरे धीरे
अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। अब मेरे साथ साथ आंसर देना, क्योंकि इस बुक की खूबसूरती है ये कि जो हम पढ़ते हैं उसको सम अप करके क्रक्स फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं ताकि हमारा स्ट्रांग हो जाए। कंपटीशन एक्ट ने किसको रिप्लेस किया था? जोर से बोलना, आवाज आनी चाहिए। कंपटीशन एक्ट ने किसको रिप्लेस किया था? एमआरटीपी एक्ट। पहले सारे बच्चे जोरदार अपने लिए तालियां बजाओ और ऐसे करके, वाह, सारे बच्चों को उठाने ऐसे, वाह, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तेज तेज बजाओ, तेज से, 1 2 3, तेज तेज बच्चों, बहुत अच्छे। इट शोज कि आप जो है बिल्कुल फिजिकली फिट हो, हैं, मेंटली हो या नहीं हो, फिजिकली फिट हो। चलो बच्चों आगे चलते हैं। इस एक्ट ने किसको रिप्लेस किया था? मजा नहीं आया, जोर से बोलिए। जितना तुम धीरे बोलोगे उतनी क्लास और धीरे चलेगी। मुझे लगेगा तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं और डीप पढ़ाऊंगी और दूसरे तरीके से समझाओ। जितना अच्छा रिप्लाई करोगे मुझे लगेगा बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बताओ कंपटीशन एक्ट को किसने रिप्लेस किया? दम तो है बच्चों में अभी। आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, ये एग्रीमेंट पे रोक लगाएगा या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पे? परफेक्ट। ये डोमिनेंट पोजीशन को मना करेगा या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को? क्या ये मर्जर पर रोक लगाएंगे या मर्जर से होने वाले एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन पर रोक लगाएंगे? एडवर्स इफेक्ट पूरा नाम क्या है? एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया, AAECI। क्या बोलते हैं इसे हम? AAECI। एक बार फिर से बोलो, AAE, जोर से बोलो, AAE। A फॉर एडवर्स, E फॉर, A फॉर एडवर्स, एप्रिशिएबल, नंबर 2 A फॉर एडवर्स, E फॉर, C फॉर, I फॉर, फिर से बोलो, A फॉर, नेक्स्ट A, E फॉर, C फॉर, I फॉर। वाओ, इंटेलिजेंट हो गए। चलिए जी बच्चों, प्लीज 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 आगे सुनिए। लॉ एम 2, लॉ ने कहा ए भैया कि क्या, कि कंपटीशन तो होगा लेकिन फेयर होगा। हमने कहा क्या कंपटीशन अनफेयर भी हो सकता है? हाँ, क्या कंपटीशन अनफेयर भी हो सकता है? यस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज करके। है जी? हाँ जी। ना रहेगा बांस। देखो कितने तेज है बच्चे। हमने कहा जी कैसे कैसे, जरा बताना। अब सुनो जरा ध्यान से। मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। हमने कहा जी भैया मार्केट में कोई टीचर का बहुत नाम चल रहा है। अब टीचर का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा ना रहेगा बांस और ना बजेगी, टीचर उठवा दिया। अब ये क्या फेयर कंपटीशन है? दिस इज अनफेयर कंपटीशन। मतलब दिस इज अ UTP। क्या बोलेंगे इसे हम? UTP, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, आगे चलते हैं। कंज्यूमर की भलाई के लिए काम करेंगे। एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज। हमने कहा जी सुनो सुनो कि क्या, कि भैया रिसोर्सेज एफिशिएंट एलोकेट होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं है जो अमीर है बस वही कोका कोला पी रहे हैं, गरीब आदमी कोका कोला पी नहीं पा रहा। क्यों? 100 रुपए की इतनी सी बॉटल है। जैसे आपने एक एनर्जी ड्रिंक देखी होगी, काफी महंगी आती है, रेड बुल। अब रेड बुल हर कोई थोड़ी पी सकता है, रेड बुल हर कोई थोड़ी ना अफोर्ड करता है, लेकिन पेप्सी कोक तो सब पी लेते। 40 की नहीं पियेंगे, 20 की भी है, ठीक है, 20 रुपए की भी है, 40 रुपए की भी है, 60 रुपए की भी है, 100 रुपए की भी है, हर तरीके से अवेलेबल है। लेकिन रेड बुल आपने देखा कभी पाउच में आती है 5 रुपए की, 10 रुपए की। रेड बुल तो भाई बड्डे बड्डे लोग और बड्डी बड्डी बातें। आपने कभी देखा किसी शादी में रेड बुल चल रही है? हाँ, अरे रेड बुल से महंगी भी चलती है शादियों में, लेकिन सब जगह तो नहीं अवेलेबल होती ना, हर कोई अफोर्ड नहीं करता। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जनरली हर फंक्शन में मिल जाएगी आपको। हर फंक्शन में ऐसी थोड़ी ना होगा ये लीजिए रेड बुल, ये लीजिए रेड बुल, ये लीजिए रेड बुल। अच्छा, क्या रेड बुल से एक्चुअल में एनर्जी आती है? बकवास, महाबकवास कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ दिमाग खराब करने वाली बात है। चलो सुनो, इधर आओ, इधर आइए प्लीज 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 प्लीज। अब इधर सुनो जो बच्चों ध्यान से।
इधर आइए, इधर प्लीज कम हियर। देखो अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा वो चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ बेसिक था, हमने चैप्टर को नहीं पढ़ा था। अब हम यहां से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, प्लीज बातें नहीं करें। सबसे पहले आपको नजर आएंगी सेक्शन 2 की डेफिनेशंस। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन वाले क्लोज को बोलते हैं, जनरली जितनी भी डेफिनेशंस होती है दैट इज टू बी मेंशन इन सेक्शन नंबर 2, ठीक है। सेक्शन 2 में सभी एक्ट के डेफिनेशंस होती है जिसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर से बताना? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। और ये जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम सेक्शंस पढ़ते हैं। सेक्शन 2 में मायने दिए होते हैं, मीनिंग दिए होते हैं। पीछे वाले बच्चे बात क्यों कर रहे हैं? सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी होती है जिसके अंदर मीनिंग दिया होता है। जैसे मैंने अभी आपके साथ एक वर्ड बोला कार्टल, तो जब मैं सेक्शन पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर जब कार्टल यूज होगा तो उसका मीनिंग क्या है, कार्टल किसे बोलते हैं। तो इट मीन्स हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो, लेकिन डेफिनेशन सेक्शन के साथ पढ़ेंगे। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो सेक्शन से इंटरकनेक्ट करेंगे किसको? डेफिनेशंस को। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखना, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और यहाँ इसमें कुछ डेफिनेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो डेफिनेशंस आपको नजर आएंगी ना वो भी कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर की दिल की धड़कन, इस चैप्टर का मेन सेक्शन और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 3 है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 3। बहुत ही ध्यान से सेक्शन नंबर 3 को समझेंगे और सेक्शन 3 से कनेक्ट करेंगे वेरियस डेफिनेशंस, क्योंकि सेक्शन 3 को कंप्लीट करने में पूरी 60 मिनट लगेंगी, 60 मिनट सिंगल सेक्शन में। तो मेरी बात ध्यान देना प्लीज। पहली बात तो बातें नहीं करें, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में मल्टीपल डेफिनेशंस भी आ जाएंगी। तो हम सेक्शन 3 रीड विद वेरियस डेफिनेशंस, ओके। चलो जी, लिखा हुआ भी है आपकी बुक में, आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है जरा बताना? कोर प्रोविजन, कोर है ये, मेन है मतलब। और धीरे धीरे आप चलना, जैसे कि पहले तो पेंसिल से टिक करना सिर्फ। देखो बच्चों, सेक्शन 3 का एक तो है सबसेक्शन 1, ओके, दूसरा है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 है बड़ा चुन्नू सा है, मतलब छोटा सा है, ओके। आगे देखोगे सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 3, ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी। फिर उसके बाद आप चलोगे सेक्शन 3 सबसेक्शन नंबर 4, फिर उसके बाद आप चलोगे सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन नंबर 5, जिसके अंदर क्या दी गई है? बड़ी सारी क्या दी गई है? एग्जेम्पशंस दी गई हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं सेक्शन 3 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 5 पार्ट्स। तो हमारा सेक्शन 3 जो है वो कितने भाग में डिवाइड है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, सेक्शन 3 सबसेक्शन नंबर 2, सेक्शन 3 सबसेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3 सबसेक्शन नंबर 4 और सेक्शन 3 सबसेक्शन नंबर 5। अब जब जैसे जैसे मैं सेक्शन पढ़ाती जाऊंगी तो उसका एक पॉइंट लिखना है सिर्फ हमें, यहाँ पे पूरा नहीं लिखना, तो हम क्लियर करते चलेंगे। अब हम सबसे पहले चलेंगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। पढ़ो जरा सारे बच्चे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ने क्या कहा? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कहता है मुझे कुछ कहना है। हमने कहा कह दो ना, तो देखो क्या कहता है जरा सुनो। इन्होंने कहा देखिए, एक एक पेंसिल रखना सारे बच्चे। मैंने कहा ना 60 मिनट्स का सिंगल सेक्शन है, पूरे 60 मिनट लगेंगे घड़ी में लगा के। 60 मिनट कम से कम इस सेक्शन पे मुझे लगती हैं। एक एक शब्द को समझना। सबसे पहले इन्होंने वर्ड यूज किया एंटरप्राइज, दूसरा शब्द इन्होंने यूज किया एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, तीसरा शब्द इन्होंने यूज किया पर्सन। ये तीनों डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। अभी देखेंगे हम इनको, डेफिनेशन को समझेंगे।
आगे इन्होंने कहा स्टार्टिंग इस, देखो अगर किसी ने बोला ना उससे मेरा श्राप लग जाएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, और श्राप की मुक्ति नहीं होगी फिर, प्लीज ध्यान देना। स्टार्टिंग किससे हुई है? अगर तुम ऐसी नॉर्मल पढ़ना चाहते हो तो मैं नॉर्मल भी पढ़ा सकते हो, वन शॉट पढ़ा दो इसे, हैं? फाइनल तक दुखी करेगा ये चैप्टर। यहां पे तबीयत से पढ़ लोगे तो जिंदगी भर काम आएगा, याद करोगे फिर मुझे कि हाँ मैम ने सही पढ़ाया था। एक तो ये तरीका है कि जिंदगी में कुछ करना ही नहीं, एक तरीका है कुछ करना है। आप ये समझ लीजिए इस टाइम पे आप दो धारी तलवार की तरह हो। आप चौराहे पे खड़े हो, अगर सही डायरेक्शन में गए तो बहुत आगे निकल जाओगे, और अगर डायरेक्शन बदल गई तो इतनी बुरी फंस जाओगे कि समझ नहीं आएगा कहां चले गए। आपकी लाइफ एकदम ऐसी पोजीशन पर है, या तो आर है या पार है। मैं समझा देना चाहती हूं, जो बच्चे खाली ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिंपल, वो पहले से ही क्लियर है वो कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में। उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमसे कुछ होगा नहीं, हम सीएस ज्वाइन ही नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, उनके घर वाले भी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि ये कुछ बड़ा नहीं करेगा। आई एम राइट और रॉन्ग? आपने घर वालों से वादा कर रखा है मैं सीएस करूंगा, पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और आपने कह तो दिया, ज्वाइन भी कर लिया। इस कोर्स में ज्वाइन करने में खर्चा नहीं आता, कोई भी कर सकता है। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना पोटेंशियल है, कितने ताकतवर हो आप, वो पता चलेगा इसे कंप्लीट करने में। दिखा दो जोर कितना है, कितना दम है तुम्हारे अंदर, लगाओ। ऐसे नहीं होता ये। आप सोच रहे हो डिग्री मिलती नहीं है भाई साहब, डिग्री तो छीननी पड़ती है, देते ही नहीं, मिलेगी नहीं इतनी आसानी से। सब ये पूछते हैं आपने ये कैसे कर लिया, इतना सब कुछ आपने कैसे अचीव कर लिया। मैंने कहा एक दिन जीतने के लिए हर रोज हारना पड़ता है, ठीक है, तभी ये अचीवमेंट मिलता है। हर रोज हारना पड़ता है, और हम जैसा बनना चाहे ऐसे बन सकते हैं। आप ये मान लीजिए अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो आप, अगर आप यहां से वापस लौटते हो तो फिर दोबारा से नए लक्ष्य ढूंढना पड़ेगा, दोबारा से नई दूरी तय करनी पड़ेगी। लगभग आपको 12th करे हुए अब 1.5-2 साल हो चुका है, 2 साल लगभग हो जाएंगे आपको, आई थिंक 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब 1 साल होगा, एक मान लीजिए, दूसरा साल शुरू हो जाएगा। 18 साल क्रॉस कर चुके हो, 19वें साल में आप स्टार्ट हो चुके हो। जिस बच्चे को, मैं सभी पेरेंट्स को भी यही बात बोलती हूँ, अगर किसी का बच्चा 23 ईयर्स तक कुछ कर लेता है तो कर लेता है, और 23 साल के बाद अगर वो सेटल नहीं हो पा रहा तो वो फिर होगा ही नहीं। लास्ट ऑप्शन, लास्ट अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम 22 तक ही देनी चाहिए, उसके बाद बच्चे की खिंचाई कर दो। नो नीड टू गिव अ सिंगल पैनी, कमा खा, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, कमाओ, कमाना पड़ेगा। अगर आप 20-21 साल तक सेटल नहीं हो पा रहे ना, 22 साल तक, तो तुम सेटल होंगे नहीं, तुम सिर्फ माँ बाप के पैसे बर्बाद करोगे, और तब तक बर्बाद करोगे जब तक मिलते रहेंगे। ये नहीं वो कर लूं, वो नहीं वो कर लूं, इसके बाद ये कर लूं, उसके बाद वो कर लूं, कुछ नहीं करोगे। और ठीक है, तो देखो बच्चों, अब से अगले 5 साल के अंदर आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। आज आप जिस छत के नीचे रहते हो वो सबकी है, सब एक जैसे हैं, आपके बहन और भाई सब बराबर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके बहन भाई का अपना अलग स्टेटस होगा, आपका अलग स्टेटस होगा। और अगर इस जिंदगी मिलने के बाद सर्वगुण संपन्न हो, आपके पास सब सुविधा है, जो बच्चे इस क्लासरूम में बैठा है वो दिमाग से सही है, उसका दिमाग सही है, इसका मतलब उसके पास हाथ पैर शरीर पूरा है, उसे अपॉर्चुनिटी मिली है, घर वालों ने अपॉर्चुनिटी दी है, जा तू जाके पढ़ ले। ऐसे कितने बच्चे जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता, घर में सब कुछ है, सुख है, सुविधा है, पैसा है, पर पढ़ने नहीं देना, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स की तो ये फर्स्ट और लास्ट अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए, लेकिन बहुत सारी लड़कियां इस अपॉर्चुनिटी का अगर गलत फायदा उठाती हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि वो माँ और बाप जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं वो सिर्फ बद्दुआएं देते हैं कि मैंने तुझे एक मौका दिया था, तूने उल्टा मुझे क्या दिया, बदनामी। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूं कि आपको बेवकूफ नहीं बनना, आप बहुत प्रीशियस हो, अपने स्टैंडर्ड रेज करिए, अपने स्टैंडर्ड हाई करिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आप बहुत बिजी पर्सन हो, मैं नहीं मानती आपके पास टाइम है, आपको पता ही नहीं होना चाहिए सुबह कब होती है शाम कब होती है।
आप अपने स्टेटस ऐसा बनाइए कि आपको कोई फोन करने से पहले सोचे बिजी तो नहीं है। जिस दिन लोग आपसे ये कहने लगे बिजी तो नहीं है, समझ लेना सक्सेस की तरफ जा रहे हो। फोन आया नहीं पहले घंटे पे, हेलो क्या काम था बताना, चलना है बस, आ लिया, फ्री, वेले, खराब, बेकार, कबाड़। आप ये समझ लीजिए अगर 2 साल के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाए तो अगले 3 साल और नहीं हो पाओगे, 5 साल लगेंगे फिर। ऐसे मैंने क्यों बोला? जितने 6 महीने डिले होते जाओगे उतना नया कंपटीशन मार्केट में एंटर होता जाएगा, नए बच्चे आते जाएंगे। जितने यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आप उनके इंटरव्यू देख लीजिए, सब कट ऑफ है फोन से, वही सक्सेस हो पा रहा है। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। आपको मैं यही समझा रही हूँ। सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने से कोर्स पूरा नहीं होता, कोर्स के लिए जो बदलाव जिंदगी में करने पड़ते हैं वो भी जरूरी होते हैं। मैं अगर टीचिंग प्रोफेशन में आई हूँ स्टार्टिंग से, तो मैंने अपने अंदर बहुत चेंज किए हैं, तभी मैं आपके इस प्रोफेशन में सूट कर पाई हूँ। सबसे बड़ा चेंज की आप जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में सर्कल बहुत बड़े होते हैं, फ्रेंड्स बहुत, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ, सब कुछ, सब छोड़ना पड़ता है। फोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ खत्म करना पड़ता है, तब जाके कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो आप। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सुनो आप ध्यान दो मेरी बात पे, मैं क्या समझा रही हूँ। सबसे पहले ये बताइए सेक्शन की स्टार्टिंग कैसे हुई है? नो से। नो मतलब नेगेटिव। अब नीचे देखो, अगला कीवर्ड डार्क करिए, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, यहां से पढ़िए, अब यहां से पढ़िए। इसका मतलब मेरे साथ साथ बोलना, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, कोई भी पर्सन ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं जिसका क्या होगा? एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया। साफ इनकार किया इन्होंने, साफ इनकार किया है। क्या कि नहीं किया है? हमने कहा अगर एग्रीमेंट कर लिया तो मतलब वन के अगेंस्ट जाके अगर हमने कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया तो सबसेक्शन 2 ने कहा वॉइड मान लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 ने क्या कहा? वो क्या मान लिया जाएगा? वॉइड। अगर आपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया भी तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। और आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जिसके अंदर, जिसको हम कह सकते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ओके अब फिर से देखो, नो एंटरप्राइज एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज पर्सन शैल एंटर इनटू एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या क्या किस किस से कनेक्टेड हो सकता है? अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या सर्विस से कनेक्टेड हो सकता है? क्या सर्विस से कनेक्टेड हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, एयरलाइन इंडस्ट्रीज सर्विसेज ही तो देती है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन, आंसर इज यस। सप्लाई हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ व्हाट? गुड्स और प्रोविजन ऑफ services. If it cause or likely to cause an AAECI, हमने यहां पे फोकस किया है किस पे? इंडिया पर। ओके तो बताओ 3(1) में क्या मेंशन करोगे? जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, हमने कहा था सेक्शन 3 इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। हाँ जी बच्चों, जल्दी से एक पेंसिल से फिल करिए उसे। सेक्शन 3 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 5 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट में लिखिए, क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, इतना बड़ा लिखना है? छोटा सा पॉइंट बताओ, एक पॉइंट। छोटा सा पॉइंट बताओ, छोटा सा, एक लाइन में जो खत्म कर दो। एक लाइन में लिखो, बैन ऑन AAECI, बैन ऑन AAECI। और सबसेक्शन 2 में वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट्स क्या माने जाएंगे? वॉइड।
चलो बच्चों प्लीज ध्यान दीजिए। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस यूज हुई थी, जैसे कि एक वर्ड आया था बच्चों एंटरप्राइज। क्या वर्ड यूज हुआ था? एंटरप्राइज। मैंने कहा था कि जो हमारी डेफिनेशन है ना, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, जिसे हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं, तो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो सेक्शन से इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक शब्द क्या यूज हुआ था, जरा बताना। एंटरप्राइज। ओके, एंटरप्राइज का मतलब है कोई भी पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल, प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ एनी काइंड, इन्वेस्टमेंट एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इसका मतलब यहाँ पे कोई पर्सन भी है और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आ सकता है। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सॉवर्जन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, एक्टिविटी क्या हो सकती है? इट में बी प्रोफेशन, इट में बी occupation, new articles, service include new services, plants, factories, branches और offices। आगे देखिए बच्चों, अब इसमें एक चीज समझना, जब हमने एक वर्ड तो इसमें आपकी क्या यूज किया था, एंटरप्राइज, दूसरा वर्ड इसमें क्या यूज हुआ है, पर्सन। पर्सन में कौन कौन आता है? कोई इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकती है, कंपनी हो सकती है, फर्म, एओपी, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी और एनी आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन। कोई आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन भी हो सकता है। ओके, आगे देखिए, अब थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा ये तो हमारा 3-1 था, 3-1 और 2 तो कवर हो गए। 3-1 में क्या था जरा बताना, फिर से बताओ। बैन ऑन AAECI, ठीक है। और 2 में क्या है? एग्रीमेंट। अगर कोई AACI है, एग्रीमेंट अगर AACI है तो वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू वॉइड। सबसेक्शन 3 और 4 में एक बड़ा डिफरेंस है। सबसेक्शन 3 और 4 में एक बड़ा डिफरेंस है। सबसेक्शन 3 में जो एग्रीमेंट्स मैं आपको बताऊंगी उनको मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि उनसे AAECI है, मान लिया जाएगा। अगर ये एग्रीमेंट से तो मान लिया जाएगा कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया है। लेकिन 3-4 में प्रूव करना पड़ेगा। 3-4 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होंगे। 95% क्वेश्चन सेक्शन 3 से ही आता है, 95%। 5% चांसेस है इस चैप्टर में से कहीं और से क्वेश्चन आए। पसंदीदा सेक्शन यही है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो मेरी बात पे ध्यान देना। मैंने क्या बोला आपसे? हाँ जी, मैंने क्या बताया? 90%, 90 to 95% चांसेस इस सेक्शन से। तो अब मुझे जल्दी, मेरा एम पूरा हो जाएगा अगर मैंने आपको सेक्शन 3 टिप्स पे करा दिया, 1 2 3 4 5, तो मैं मान लूंगी कि आज का मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, मैं सेटिस्फाई फील करूंगी। 3-1 3-2 जब बच्चा ऐसे पढ़ने लगे ना, सेक्शन 3-1 में ये लिखा है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है, 5 में ये, तो इसका मतलब दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज ऑन राइट डायरेक्शन। ठीक है, 3-1 में क्या है बोलो जल्दी से। 3-1 में क्या है? बैन ऑन AAECI। और 2 में क्या है? वॉइड है। 3 में ये एग्रीमेंट मान लिए जाएंगे, प्रिज्यूम्ड है, और 4 में उनको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 में लिखिए प्रिज्यूम्ड AAECI, प्रिज्यूम्ड AAECI, प्रिज्यूम्ड AAECI। और वहां पे प्रूव्ड AAECI। ऑटोमेटिक नहीं माना जाएगा, प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, पहले मैं 3-3 नहीं पढ़ा रही, पहले मैं आपसे एक एग्जाम्पल दे रही हूं और उसका मुझे आंसर बताना। एक एग्जाम्पल दे रही हूं और उसका आंसर बताना। 2 सीमेंट कंपनी है, 2 सीमेंट कंपनियां, और वो ये तय कर लेती है कि अब सीमेंट का प्राइस 400 रुपए से कम नहीं होगा। 2 सीमेंट कंपनी है,
और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम सीमेंट का प्राइस 400 से कम पर नहीं बेचेंगे। क्या यहाँ पे सेक्शन 3 का वायलेशन है? बोलिए ना, यस और नो? कंपनी कवर है इसमें? अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। क्या सेक्शन 3 में कंपनी कवर है? ऑफ कोर्स, पर्सन की डेफिनेशन में अभी पढ़ा तो था। यस और नो? तो क्या ये वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 माना जाएगा? ऑफ कोर्स, इट्स अ प्राइस कार्टेल एक्चुअली। क्या माना जाएगा इसे? प्राइस कार्टेल। ओके, अब देखिए, सुनिए, सर्टेन एग्रीमेंट्स आर प्रिज्यूम टू बी AAECI, जैसे कि इसमें पहले इन्होंने बोला प्राइस फिक्सिंग, आपस में प्राइस तय करना। प्राइस फिक्सिंग को क्या बोलते हैं? आपस में प्राइस को तय कर लिया, फिक्स कर लिया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? प्राइस कार्टेल। क्या बोल सकते हैं इसे? प्राइस कार्टेल। आउटपुट लिमिटेशन, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन सबने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया कि अब हम नई रिसर्च, नया डेवलपमेंट, आउटपुट लिमिटेशन, इन्होंने लिमिट लगा दी। आउटपुट पे क्या कर दिया बच्चों? लिमिट लगा दी है कि अब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद दे जाना। आउटपुट लिमिटेशन, अगर आउटपुट लिमिटेशन की हम बात करें तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया है? लिमिट इंपोज कर दिया है। क्या इंपोज कर दी, जरा बताना? लिमिट इंपोज कर दिया है कि इससे ज्यादा कंट्रोल किया है। किस किस चीज पर कंट्रोल किया है? प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे, मार्केट पे। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके नॉर्थ वाले नॉर्थ में रहिए, साउथ वाले साउथ में, ईस्ट वाले वेस्ट वाले, दिल्ली वाले, बॉम्बे वाले। तो इट मीन्स ये आपने क्या कर लिया? लिमिट लगा दिया है। ओके, चाहे वो किसी भी तरीके से है। और ये एक क्या था बच्चों? टेक्निकल डेवलपमेंट, मतलब हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल कार्टेल। क्या बोल सकते हैं हम? टेक्निकल डेवलपमेंट पे लिमिट लगा दी है। टेक्निकल डेवलपमेंट पे क्या लगा दी है बच्चों? लिमिट, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट पे रोक लगा देना। टेक्निक आगे बढ़ेगी नहीं, जहां है वहीं स्टॉप कर दी, तो इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल कार्टेल। लिख सकते हो टेक्नोलॉजिकल कार्टेल। क्या बोल सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल कार्टेल। मार्केट शेयरिंग, ये अभी टीचर ज्योग्राफिकल एरियाज डिफाइन कर लेना, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफाइन कर लेना। ओके भैया, तू मेरे खिलाफ बोली नहीं लगाएगा, मैं तेरे खिलाफ बोली, या फिर हम गवर्नमेंट के टेंडर में बिडिंग तो करेंगे। कैसे बिडिंग हो रही है? 1 लाख मेरा, दूसरा बोलता है 1,05,000 मेरा, तीसरा कहता है 1,06,000, 1,06,50,000। पूरी रात कर दोगे क्या बिडिंग में? कुल मिला के एक लिमिट लगा दिया है, कोलेसिव बिडिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। आपके एग्जाम में नहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइस कार्टेल, टेक्नोलॉजिकल कार्टेल, बिड रिगिंग, मार्केट शेयरिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बस आपको समझ लेना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है। इट मीन्स हमने कहा बिड रिगिंग किसे बोलते हैं? नॉट बिडिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ बिडिंग नहीं कर रहा, और कर रहे हैं तो बड़े सिमिलर प्राइस पे, ताकि बिडिंग जाए ना आगे। तो इसे बोलते हैं एनी अरेंजमेंट टू मैनिपुलेट बिडिंग, एनी अरेंजमेंट टू मैनिपुलेट बिडिंग। सबमिटिंग, क्या सबमिट कर रहे हैं? आइडेंटिकल बिड्स, कवर बिड्स, आर्टिफिशियली व्हाट, हाई बिड्स, है ना। एग्रीमेंट नोट टू कॉम्पीट इन बिडिंग, रोटेशनल बिडिंग हो सकती है। रोटेशनल बिडिंग का मतलब प्री डिसाइडेड विनर इन टर्न्स, प्री डिसाइडेड विनर्स इन टर्न। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि एग्रीमेंट एज अ पार्ट ऑफ जेवी आर नॉट प्रोहिबिटेड इफ दे एनहेंस एफिशिएंसी इन, अगर जेवी एग्रीमेंट कर रहा है एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए तो उसको अलाउड किया जाता है। अब देखिए बच्चों, बिड रिगिंग का मतलब क्या था? मैंने अभी अभी आपको बताया था बिड रिगिंग का मतलब क्या है। 3 मार्क्स का या 2 नंबर में पूछ लेते हैं ये। बिड रिगिंग का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किसके बीच में, एंटरप्राइज या फिर पर्सन्स, जहां पे वो या तो आइडेंटिकल या फिर सिमिलर ट्रेड टू एलिमिनेट और व्हाट
रिड्यूस कंपटीशन, रिड्यूस क्या कर रहे हैं, कंपटीशन इन बिडिंग, और टू मैनिपुलेट द बिडिंग प्रोसेस, या बिडिंग प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट। बिड रिगिंग इज इनहेरेंटली क्या माना जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव। कैसा एग्रीमेंट माना जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव, एंड पर्टिकुलरली हार्मफुल इन गवर्नमेंट टेंडर्स, लीडिंग टू हायर कॉस्ट, पुअर क्वालिटी एंड वेस्ट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों आपका ये बिड रिगिंग के ऊपर। बिड रिगिंग के ऊपर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट इज टू बी हाउ मेनी मार्क्स, 3 मार्क्स। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 3 सबसेक्शन नंबर 3। मे आई प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। Other agreements, rule of reason 3-4, agreement between enterprise and persons at a different level of production। क्या बोला हमने, at a different level of production and supply chain that may cause AAEC। देखो ऊपर वाला आपका हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स है, ऊपर वाले क्या है 3-3 में हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स, और 3-4 में है वर्टिकल एग्रीमेंट्स। लिख सकते हो आप इसमें, 3-3 क्या है हॉरिजॉन्टल और 3-4 क्या है वर्टिकल। ओके, दीज आर द वर्टिकल। सुनिए, ध्यान दीजिए, पूरा फोकस करना इस पे, पूरा का पूरा ध्यान देना। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, डिटेल में और डिटेल में जाएंगे इस सेक्शन में। अब शॉर्ट में समझ लो सारे बच्चे, शॉर्ट में समझ लीजिए सारे बच्चे। जैसे कि पहला है टाइन अरेंजमेंट, मैं ऐसी नॉर्मली समझा रही हूँ आपको। आपने कभी नोटिस किया होगा गैस कनेक्शन लिया है, गैस कनेक्शन लिया है। जब गैस कनेक्शन लेने जाते हैं तो गैस एजेंसी पता है क्या करती है, बोलती है सिलेंडर लेना है कि हाँ चूल्हा भी लेके जाओ। हम कहते जी हमारे यहाँ तो है ना, लेके जाओ। हम क्या करेंगे इसका, नहीं लेके जाओ। तो हम बोलेंगे हम पैसे नहीं दे रहे, देने पड़ेंगे। जैसे आप कभी सिलेंडर लेके जाओगे तो उस चूल्हे पे लिखा रहता है HP गैस स्टोव। आपको खैर पता नहीं, अभी आपने कनेक्शन लिया ही नहीं तो पता क्या होगा, पूछना कभी घर पे। अगर गैस का कनेक्शन आप लेने जाओगे तो वहाँ पे वो साथ में चूल्हा भी देते हैं, चूल्हे पे लिखा रहता है इंडेन गैस या HP गैस कनेक्शन स्टोव। अब हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको खरीदना पड़ेगा, खरीदना है। दैट इज टू बी टाइन अरेंजमेंट। टाइन हो गया ना, तो मेकिंग परचेज ऑफ वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट लेना है विद अ कंडीशन बोइंग अनदर प्रोडक्ट या सर्विसेज। समझ आया कि नहीं है, पक्का? आगे देखो, आगे सुनिए। आपने ऐसा कितनी जगह देखा होगा, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताती हूँ, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अब रीसेल प्राइस सुनो जरा, क्या है रीसेल प्राइस? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस ये है कि मैंने कोई सामान आपको बेचा 150 रुपए में, ये हो गई सेल। आप फर्दर किसी को सेल करोगे 150 में ही, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। तो इसका मतलब जो बंदा रीसेल करेगा उसका प्राइस भी आप ही तय करोगे। कई बार पता है ये क्या किया जाता है कि आपने एक सुना होगा कि अगर कभी भी कोई प्रोडक्ट की कीमत उसकी कॉस्ट से कम कर दें, प्रोडक्ट की कीमत कॉस्ट से कम कर दें तो फेल हो जाएंगी कंपनीज, लॉस हो जाएगा। तो कुछ बड़े प्लेयर क्या करते हैं, बाकी की कंपनीज को मार्केट से खत्म करने के लिए प्रोडक्ट से कम कीमत करने की कोशिश करते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट से जो कॉम्पिटिटर है वो खत्म हो जाएंगे तो प्राइस फिर क्या कर लेना, इंक्रीज कर लेना। तो ये कंपटीशन पे इफेक्ट डालता है। लेकिन यहां पे तुम्हें प्रूव करनी पड़ेगी ये बात। क्या बोला मैंने, यहां पे तुम्हें ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि किसमें कवर हो गया, सेक्शन 3 सबसेक्शन नंबर 4। कहां कवर हुई है, सेक्शन 3 सबसेक्शन नंबर 4। ओके,
कि रीसेल का मतलब तो यही हुआ ना, मैंने सामान बेचा आपको तो ये तो हो गई सेल। अब आप जिसको सामने वाले को बेचोगे उसका प्राइस हम तय करेंगे, तो इसका मतलब ये कंपटीशन पे रोक लगा रहा है, रीसेल करने पे रोक लगा रहा है, तो उसे बोलते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अगेन इट्स AACI आपको प्रूव करनी पड़ेगी। अब ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ, यहां से ही हम आगे कवर अप करेंगे, यहां से ही आगे कैरी ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्लास है आपकी अब